गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और खाकी वर्दी की तैयारी में आप लोग जी जान से जुटे हुए होंगे। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है और सब कुछ परफेक्ट है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर। तो कल की क्लास में हमने बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये टॉपिक स्टार्ट किया था, मजे वाला टॉपिक है और आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहले के एग्जाम के अंदर भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाला आपका जो एग्जाम है दिल्ली पुलिस का, वहां पर भी आपको इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड यानी कि बच्चों अक्षांश और देशांतर। कल हमने बच्चों अक्षांशों को पढ़ना स्टार्ट किया था, है ना। मैंने आप लोगों को बताया था कि जितनी भी पैरेलल लाइनें आपको लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जाती हुई नजर आएंगी, ये सारी की सारी बच्चों लाइनें आपकी क्या कहलाती हैं, लैटिट्यूड कहलाती हैं। तो इनको हम बोलते हैं अक्षांश। ठीक है। जो मेरे दोस्त पश्चिम से लेके पूर्व की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड आपकी पश्चिम होगी, राइट हैंड साइड आपकी पूर्व होगी। पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने वाली ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं बच्चों, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। ठीक है। और अक्षांश हमेशा जो डिफाइन किए जाते हैं ना, वो फाई से डिनोट किए जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अक्षांश यानी लैटिट्यूड बच्चों किससे, फाई से डिनोट किए जाते हैं। अक्षांशों की जो कुल संख्या है वो हम पढ़ चुके थे। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अक्षांश जो है वो एंगल के आधार पे खींचे जाते हैं। तो अक्षांशों की जो कुल संख्या है बच्चों, वो मैंने आप लोगों को बताई थी 181, 181। ठीक है। 181 हमने कैसे पढ़े थे, 90 उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिणी गोलार्ध में और एक है पृथ्वी के जो सेंटर से गुजर रहा था। तो इस तरीके से बच्चों अक्षांश 181 थे। मैंने आपसे पूछा था कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, लैटिट्यूड लाइंस। तो बच्चों पॉइंट जो होता है ना, एक बिंदु जो होता है वो कभी भी रेखा नहीं होता। तो आप लोगों को बताया था कि 181 में से आपको -2 करना पड़ेगा, और ये दो क्या है, एक बिंदु है उत्तरी ध्रुव और एक बिंदु है दक्षिणी ध्रुव। बच्चों जब हम दो को माइनस कर देंगे तो लैटिट्यूड लाइन जो निकल के आएंगे वो कितने निकल के आएंगे, 179। फिर मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि सबसे लंबा जो अक्षांश है बच्चों, या सबसे लंबी जो अक्षांश रेखा है वो कौन सी होगी, भूमध्य रेखा। सबसे लंबी जो अक्षांश रेखा है बेटा वो कौन सी होगी, भूमध्य रेखा। और आपसे भूमध्य रेखा की कोई लंबाई पूछ ले तो आप बोल देंगे 40,076 किलोमीटर आपकी भूमध्य रेखा की क्या होगी, लंबाई होगी। ठीक है। सबसे लंबी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा होती है और इसको हम 0 डिग्री बच्चों लैटिट्यूड के रूप में भी जानते हैं। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र होगा, अक्षांशों के बीच का कौन सा क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र होता है, अक्षांशों के बीच का जो ये गैप होता है वो हमेशा समान होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि अक्षांश बच्चों पैरेलल खींचे जाते हैं। और ये जो गैप होता है किन्हीं भी दो अक्षांशों के बीच का, वो भी हमने डिस्कस किया था कि कितना होता है, वो होता है 111.13 किलोमीटर। तो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होगी, अक्षांशों के बीच की जो दूरी होगी बच्चों वो 111.13 किलोमीटर होगी। ठीक है ना। तो कई बार ऑप्शन में बिल्कुल एक्यूरेट पूछ लिया जाता है, तो एक्यूरेट आप बोलेंगे 111.13 किलोमीटर किन्हीं भी दो अक्षांशों के बीच की दूरी होगी। और किन्हीं भी दो अक्षांशों के बीच का जो ये क्षेत्र होगा,
ये वाला जो क्षेत्र है अक्षांशों के बीच का, इस क्षेत्र को हमने बोला था बच्चों जोन। क्या बोला था? जोन। हिंदी में बोलते हैं कटिबंध। क्या बोलते हैं? कटिबंध बोलते हैं। ठीक है। फिर हमने बात की थी कि मुख्य अक्षांश कितने हैं। तो बेटा मुख्य अक्षांश जो है ना, वो हमारे 5 हैं। मेन लैटिट्यूड जो है वो कितने हैं? 5। और उन्हीं मेन लैटिट्यूड में मैं आप लोगों को सबसे पहले पढ़ा चुका था 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री अक्षांश, और इसी 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, जो सबसे लंबी अक्षांश रेखा है बच्चों। और इसी भूमध्य रेखा के ऊपर जब वर्ष में 2 दिन बच्चों, दिन और रात की अवधि बराबर होती है, 12 घंटे प्रकाश और 12 घंटे अंधेरा, तो इस घटना को हम ज्योग्राफी में क्या बोल देते हैं? विषुव बोल देते हैं। इसलिए इसी रेखा को हमने बोल दिया था विषुवत रेखा, यानी कि इक्वेटर। इक्वेटर। और इक्वेटर के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर जो है, विषुवत रेखा जो है बच्चों, ये 3 महाद्वीपों से गुजरती है। और वो 3 महाद्वीपों के 13 देशों से गुजरती है। तो तीनों के तीनों महाद्वीप हम पढ़ चुके थे, जिसमें साउथ अमेरिका था, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप था बच्चों, ठीक है, जिसमें कोलंबिया था, ब्राजील था और इक्वाडोर था। तो 3 देश बच्चों साउथ अमेरिका के थे। हमने अफ्रीका के देश पढ़े और एशिया कॉन्टिनेंट के हमने देश पढ़े, जहां से बच्चों इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री अक्षांश गुजरता है। बच्चों ये जो हमारी भूमध्य रेखा है ना, इस भूमध्य रेखा को एक नदी 2 बार पार करती है। आपसे पूछ लेगा कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? 2 बार पार करने वाली, या हम बोल सकते हैं काटने वाली। बच्चों उस नदी का नाम है कांगो नदी, कांगो रिवर। और ये जो कांगो रिवर है, ये कौन से कॉन्टिनेंट में बहती है बच्चों? अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। तो याद रखना है, कांगो नदी जो है वो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है कौन सी रिवर? कांगो रिवर। ठीक है ना बेटा? अब हम बात करेंगे दूसरा जो हमारा लैटिट्यूड है। दूसरा जो लैटिट्यूड है उसकी वैल्यू है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश, जिसको हमने बोला कर्क रेखा। और इसी कर्क रेखा को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिएगा बच्चों, ये जो आपकी रेखा है ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये है बच्चों कर्क रेखा, और ये है आपकी मकर रेखा। ठीक है ना? तो इसको हम बोलेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है। इसको बोलेंगे 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, और ये होगा बच्चों 0 डिग्री लैटिट्यूड, यानी कि भूमध्य रेखा। ठीक है बच्चों, इस रेखा के ऊपर मैंने आपको बताया था कल, इस रेखा के ऊपर मैंने आपको बताया था कि सूर्य वर्ष में 2 बार परपेंडिकुलर होता है। वो 2 दिन कौन से थे? एक 21 मार्च का दिन था और एक 23 सितंबर का दिन था बच्चों। एक 21 मार्च का और एक 23 सितंबर का दिन था। और यही 2 दिन बच्चों 12 घंटे प्रकाश और 12 घंटे अंधेरा रहता है। ठीक है। लेकिन इससे ऊपर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, इस रेखा के ऊपर सूर्य वर्ष में 1 बार परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। और वो दिन होता है 21 जून, 21 जून का दिन।
और जब सूर्य इस रेखा के ऊपर साल में एक बार परपेंडिकुलर होगा तो इस घटना को हम बोलते हैं करक संक्रांति। क्या बोलते हैं? करक संक्रांति बोलते हैं, कैंसर सोल्स्टाइस बोलते हैं, कैंसर सोल्स्टाइस इसे हम बोलते हैं, करक संक्रांति बोलते हैं। तो आपसे पूछ ले कि करक संक्रांति जो है ये क्या होता है, तो आपको बोलना है कर्क रेखा के ऊपर सूर्य का वर्ष में एक बार लंबवत पाया जाना, परपेंडिकुलर पाया जाना। सूर्य का वर्ष में एक बार लंबवत, लंबवत का मतलब परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हमेशा कम दूरी को दर्शाता है, कम दूरी को दर्शाता है। जब दूरी कम तय करनी पड़ेगी सूर्य के प्रकाश को, तो मेरे दोस्त प्रकाश लंबे समय तक बना रहेगा, और प्रकाश का लंबे समय तक बने रहना ही आपका क्या कहलाता है? दिन लंबा कहलाता है। आप बोलते हो ना कि भाई सर्दियों के अंदर दिन जो है वो छोटे हो जाते हैं, गर्मियों में दिन जो है वो बड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मियों के अंदर जो है सूर्य देर से छिपता है, जल्दी निकलता है। सर्दियों में मेरे दोस्त देर से तो निकलता है और जल्दी छिप जाता है। ठीक है, तो प्रकाश गर्मियों में लंबे समय तक बना रहेगा, और गर्मियों में लंबे समय तक बना रहेगा तो गर्मियों के अंदर दिन क्या होंगे? बड़े होंगे, क्योंकि दिन का मतलब यहां प्रकाश से है और रात का मतलब यहां अंधेरे से है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि सूर्य जब भी परपेंडिकुलर होगा प्रकाश लंबे समय तक बना रहेगा। तो सूर्य का वर्ष में एक बार लंबवत पाया जाना क्या कहलाता है बेटा? करक संक्रांति कहलाता है। ठीक है, और सूर्य वर्ष में जो एक बार परपेंडिकुलर होगा कर्क रेखा के ऊपर वो 21 जून के दिन होगा। तो 21 जून के दिन ही कौन सी संक्रांति होगी? करक संक्रांति होगी। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि करक संक्रांति की घटना कौन से दिन होती है, आप बोलेंगे 21 जून के दिन। और 21 जून को यदि प्रकाश लंबे समय तक बना रहेगा तो बच्चों ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कहलाएगा। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कहलाएगा। बच्चों जो उत्तरी गोलार्ध में होता है उसका अपोजिट दक्षिणी गोलार्ध में होता है। तो यदि ये उत्तरी गोलार्ध के अंदर सबसे बड़ा दिन है तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर ये क्या हो जाएगा? सबसे छोटा दिन हो जाएगा। तो याद रखिएगा बेटा कि दक्षिणी गोलार्ध का ये क्या होगा? सबसे छोटा दिन होगा। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा। ठीक है बच्चों, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून बड़ा दिन होता है, तो 21 जून को हम बच्चों अंतर्राष्ट्रीय योगा डे भी मनाते हैं। तो इंटरनेशनल योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे बच्चों कब मनाया जाता है? सर 21 जून को ही मनाया जाता है, 21 जून को। ठीक है बच्चों, ये जो कर्क रेखा हम पढ़ रहे हैं इस कर्क रेखा को दो बार काटने का काम करती है एक नदी। इस नदी का नाम है बच्चों, याद रखना है, कर्क रेखा को दो बार पार या काटने का काम करती है एक नदी जिसका नाम है माही नदी। कौन सी रिवर है बेटा? माही रिवर है, माही नदी। ठीक है ना, ये जो कर्क रेखा हमने पढ़ी है ये कर्क रेखा, ये जो कर्क रेखा है बच्चों ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, हमने पढ़ा था इंडियन ज्योग्राफी में। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य, ठीक है, और विश्व के 3 महाद्वीपों से, विश्व के 3 महाद्वीपों से बच्चों गुजरती है। ठीक है ना, आठों के आठों राज्य मैंने आप लोगों को बता रखे हैं। विश्व के 3 महाद्वीप का यदि हम जिक्र करें जहां से ये गुजरती है, उसमें बच्चों एक है आपका नॉर्थ अमेरिका,
नॉर्थ अमेरिका। दूसरे नंबर पे आ जाता है अफ्रीका। और तीसरे नंबर पे याद रखिएगा बच्चों, एशिया। एशिया, ठीक है। हम बात करें तो उत्तरी अमेरिका के दो देशों से बच्चों ये गुजरती है। सबसे पहले हम बात करें तो बच्चों ये दो देशों से गुजरती है। एक का नाम है मैक्सिको। मैक्सिको। मैक्सिको के बाद बच्चों याद रखेंगे हवाई द्वीप। तो मैक्सिको और हवाई द्वीप दोनों के दोनों ये किसका पार्ट है बच्चों? नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। किसका पार्ट है ये? नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। ठीक है, याद रखोगे? बिल्कुल याद रखेंगे। अब हम अफ्रीका की बात करेंगे बेटा, ठीक है ना। अब हम किसकी बात करेंगे? अफ्रीका की बात करेंगे। अफ्रीका में सबसे पहले आपको याद रखना है इजिप्ट, जिसको हम मिस्र बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? मिस्र बोल सकते हैं, ठीक है। इजिप्ट के बाद याद रखिएगा लीबिया। कौन सा देश याद रखोगे? लीबिया। लीबिया भी कौन सी कंट्री है आपकी? अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा नाइजर। नाइजर। नाइजर के बाद याद रखिएगा बच्चों अल्जीरिया। अल्जीरिया। नाइजर के बाद याद रखिएगा अल्जीरिया, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों माली। माली। माली के बाद याद रखिएगा मारितोनिया। मारितोनिया, ठीक है। तो याद रखिएगा इजिप्ट, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मारितोनिया, ठीक है ना। बच्चों ये आप लोगों को ध्यान रखने हैं, 6 देश अफ्रीका कॉन्टिनेंट के हैं। कौन से कॉन्टिनेंट के हैं? अफ्रीका कॉन्टिनेंट के हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा कैसे याद रखोगे। अफ्रीका महाद्वीप के ये जो 6 देश जो कर्क रेखा के ऊपर हैं बच्चों, जहां से कर्क रेखा गुजरती है, उनमें से 3 देशों के नाम एम से शुरू हो रहे हैं। एम से मारितोनिया, एम से माली और एम से बच्चों मिस्र। क्या होगा? मिस्र, ठीक है। तो मिस्र, माली, मारितोनिया ये 3 एम से शुरू हो रहे हैं बच्चों। उसके बाद 3 याद रख लेना, लीबिया, नाइजर और अल्जीरिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को ये 6 देश याद रखने हैं। कौन से महाद्वीप के? ये 6 के 6 जो देश हैं ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एशिया महाद्वीप के यहां पर कौन कौन से देश हैं। एशिया महाद्वीप में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ओमान। नंबर 1 है ओमान बच्चों। उसके बाद याद रखिएगा नंबर 2 है सऊदी अरब। ओमान। ओमान की जो कैपिटल है वो मस्कट है। क्या है बेटा? मस्कट है, ठीक है। सऊदी अरब से तुम आगे आओगे तो तीसरे नंबर पे याद रखिएगा यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसकी कैपिटल है अबू धाबी। क्या है? अबू धाबी। यूएई के बाद याद रखिएगा बच्चों इंडिया, यानी कि भारत। भारत, ठीक है। भारत के बाद याद रखिएगा बच्चों बांग्लादेश। बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद बच्चों याद रखिएगा छठे नंबर पे म्यांमार। कौन सा? म्यांमार।
जिसको हम बर्मा बोलते थे। म्यांमार के बाद बेटा याद रखना है आपको चीन, और चीन के बाद आठवां जो देश है जहां से कर्क रेखा गुजरती है वो है ताइवान। कौन सा देश है? ताइवान। ठीक है, तो 8 तो है बच्चों एशियन कंट्री, 6 है अफ्रीकन कंट्री, और 2 है मेरे दोस्त नॉर्थ अमेरिका के पार्ट। तो यहां यहां से बच्चों विश्व के अंदर कर्क रेखा जो है गुजरती है। कर्क रेखा क्या है? गुजरती है। यहां तक चीजें क्लियर हुई? एक बार फटाफट कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, साइड से कट रहा है बेटा, ये तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, अभी कर देंगे इसको ठीक, टेंशन मत लो तुम। अब देखो, अब ठीक है, अब ठीक है। भारत के 8 राज्य भी मैं तुम्हें फटाफट बता देता हूं। जिन बच्चों ने वहां पर यदि ध्यान नहीं रहे हों, तो भारत के 8 राज्य कौन से हैं? एक है बच्चों गुजरात, एक है राजस्थान, एक है मध्य प्रदेश, एक है छत्तीसगढ़, एक है बेटा झारखंड, एक है पश्चिम बंगाल, एक है त्रिपुरा, और एक है मिजोरम। ठीक है, तो इन 8 राज्यों से बच्चों गुजरती है कर्क रेखा। हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो गुजरती है कहां से? मध्य प्रदेश से। ठीक है, और सबसे कम बच्चों राजस्थान से। कर्क रेखा सबसे कम, कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम कौन से भारतीय राज्य में है? राजस्थान में, और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। ठीक है, और त्रिपुरा का एक शहर है बेटा उदयपुर। ठीक है, ये उदयपुर जो शहर है ये कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर एक उदयपुर तो है बच्चों, जिसको हम जिलों का शहर बोलते हैं राजस्थान में, लेकिन ये उदयपुर है आपका त्रिपुरा में। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के नजदीक है ये। ठीक है ना? हम बात करेंगे कर्क रेखा के ऊपर और कौन कौन से शहर हैं भारत के, फटाफट नोट करो। और आपसे कोई पूछ ले कि कर्क रेखा के ऊपर भारत के और कौन से शहर हैं? कर्क रेखा पर राजधानी व शहर। बच्चों याद रखना है कि गुजरात के लोग क्या करते हैं? गरबा करते हैं। क्या करते हैं बेटा? गरबा। GURBA, गरबा। ठीक है ना? तो याद रखना है आपको कि जी से बनेगा गांधीनगर। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, बिल्कुल है सर। तो गांधीनगर मेरे दोस्त कर्क रेखा के नजदीक है। बच्चों ऊ से बनेगा उज्जैन। उज्जैन, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन मध्य प्रदेश का शहर है। ठीक है, आर से बनेगा बेटा रांची। झारखंड की राजधानी है रांची। ठीक है, बी से बनेगा आपका भोपाल। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। और ए से बनेगा अगरतला। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। ठीक है,
तो याद रख लेना कि ये कुछ शहर हैं, राजधानी भी हैं, जो हम गांधीनगर है, अगरतला है, रांची है, भोपाल, ठीक है, चार राजधानी है और उज्जैन शहर है। तो बच्चों ये कर्क रेखा के ऊपर आपके स्थित शहर और राजधानी होंगे, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण अक्षांश है वो है 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, जिसको हम बोलते हैं मकर रेखा, और इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है। एक बार सारे के सारे बच्चे थम्स अप करके मेरे को बताएंगे कि बातें यहां तक समझ में आ रही हैं। सारे के सारे बच्चे ईमानदारी से बताएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। तो सारे के सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताओ तुम। ये जो है आपका, ये 23.5 डिग्री बच्चों साउथ लैटिट्यूड है। इसी को हम बोलते हैं मकर रेखा। और जब कर्क रेखा के ऊपर सूर्य साल में एक बार परपेंडिकुलर होता है, तो बच्चों साल में एक बार परपेंडिकुलर मकर रेखा के ऊपर भी होता है। और जब मकर रेखा के ऊपर परपेंडिकुलर होगा तो इस घटना को हम क्या बोल देंगे? मकर संक्रांति। कर्क रेखा के ऊपर जब परपेंडिकुलर था तो कर्क संक्रांति, मकर रेखा के ऊपर परपेंडिकुलर होगा तो मकर संक्रांति, भूमध्य रेखा के ऊपर परपेंडिकुलर होगा तो इक्विनोक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इक्विनोक्स। ठीक है, तो याद रखना है सूर्य का वर्ष में एक बार मकर रेखा पर परपेंडिकुलर पाया जाना, लंबवत पाया जाना। ठीक है बच्चों, ये जो मकर संक्रांति की घटना होती है ये होती है 22 दिसंबर के दिन। और जिस दिन संक्रांति होगी उस दिन बच्चों दिन क्या होगा? बड़ा होगा। तो 22 दिसंबर का दिन भी क्या होता है? बड़ा होता है। अब मकर रेखा है कौन से गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में। तो 22 दिसंबर का जो दिन होगा ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यदि ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है तो उत्तरी गोलार्ध में इसका उल्टा होगा। बिल्कुल होगा। तो फिर 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध का क्या हो जाएगा? सबसे छोटा दिन हो जाएगा। 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध का, और 22 दिसंबर बच्चों उत्तरी गोलार्ध का होता है सबसे छोटा दिन। तो आपके एक बात तो समझ में आई होगी कि दिन जो होता है ना वो बड़ा ही होता है। बच्चों दिन बड़ा होता है, दूसरी जगह अपने आप छोटा हो जाता है। जैसे 21 जून करक संक्रांति की घटना, दिन बड़ा। 22 दिसंबर मकर संक्रांति की घटना, दिन बड़ा। अब 21 जून को यदि दिन बड़ा है उत्तरी गोलार्ध में तो वही दिन छोटा हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में। और मकर संक्रांति के दिन 22 दिसंबर यदि दिन बड़ा है दक्षिणी गोलार्ध में तो दिन छोटा अपने आप हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो दिन हमेशा बड़ा होता है। दिन हमेशा बड़ा होता है और दूसरी जगह अपने आप क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। ठीक है, वाह रे वाह, वाह भाई वाह, मौज कर दिया यार तुम लोगों ने। ये बात कान तरस गए थे मेरे सुनने के लिए कि सर आप फास्ट पढ़ा रहे हो। ठीक है, अभी तक मेरे को सिर्फ यही बोला गया है आपकी साइड से कि बहुत आराम से पढ़ाते हो। आज पहली बार मेरे दोस्त आप लोगों ने जो है ना वो बड़ा दिल खुश कर दिया ये बात बोलकर कि आप फास्ट पढ़ा रहे हो सर, थोड़ा सा आराम से पढ़ाओ। अरे कोई ना अमित भाई, मजाक ही हम करते रहते हैं। तुम्हें बुरा नहीं मानना, बिल्कुल भी मेरी बातों का बुरा मत मानना। और आपने जो मेरे को बोली है मैं कभी बुरा नहीं मानता, ठीक है ना। बिल्कुल एक पारिवारिक संबंध है अपने, ठीक है। हाँ, तो एक परिवार की तरह हम पढ़ रहे हैं। वहां पर थोड़ा बहुत यदि मैं गुस्सा हो जाऊं तो तुम्हें बुरा नहीं मानना। आप थोड़े बहुत यदि गलत शब्द भी बोल दो तो मैं बुरा नहीं मानता तुम लोगों का, ठीक है ना। चलता रहता है, तुम टेंशन मत लो, बस मजे मजे में पढ़ते रहो और कोई डाउट आपका रहे तो वो मेरे से पूछते रहो। तो बेटा ये मकर संक्रांति, अब देखिएगा मैं आपको ये समझा रहा हूं अलग से।
बच्चों ये हमने रेखा पढ़ी, एक रेखा हमने ये पढ़ी, एक रेखा हमने ये पढ़ी, ठीक है। यहां पर हमने 2 दिन पढ़े। एक पढ़ा हमने बच्चों 21 मार्च, और एक हमने पढ़ा बच्चों यहां पर 23 सितंबर, ठीक है। और ये रेखा कौन सी है बच्चों? सर जी भूमध्य रेखा है। पृथ्वी के बीचों बीच खींची जाने वाली रेखा, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, 21 मार्च के लगभग 3 महीने के बाद सूर्य पहुंच जाता है कर्क रेखा पे। 21 मार्च के 3 महीने के बाद, तो 21 मार्च के 3 महीने के बाद कौन सा दिन आएगा? 21 जून। 21 जून, ठीक है। और 21 जून को बच्चों क्या हो जाएगी? कर्क संक्रांति, यानी कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर दिन क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, और दक्षिणी गोलार्ध का बच्चों ये छोटा दिन हो जाएगा, ठीक है। जब सूर्य बच्चों 3 महीने के बाद 21 मार्च यानी भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा से बच्चों कर्क रेखा की तरफ 3 महीने के बाद सूर्य 21 जून को क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर। अब जब इसको 3 महीने बच्चों ऊपर की तरफ जाते हुए लगे हैं, तो वापिस आते हुए भी कितने महीने लगेंगे? लगभग 3 महीने लगेंगे, ठीक है। जब वापिस आते हुए 3 महीने लगेंगे बेटा, तो 21 जून से फिर आप 3 महीने आगे लेके चलोगे तो लगभग 23 सितंबर का दिन आ जाएगा। कितने? 23 सितंबर का दिन आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो वापिस आएगा बच्चों सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर, वो 23 सितंबर को परपेंडिकुलर होगा। पहली बार 21 मार्च को परपेंडिकुलर हुआ, फिर बच्चों इसने उत्तरी गोलार्ध के अंदर बढ़ना स्टार्ट किया। उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य ने आगे बढ़ना स्टार्ट किया, तो ये 21 जून को बच्चों कर्क रेखा के ऊपर परपेंडिकुलर हुआ। फिर वापस सूर्य नीचे की तरफ आ जाता है, और जब नीचे की तरफ आता है तो भूमध्य रेखा के ऊपर बच्चों दोबारा परपेंडिकुलर होता है, ये 23 सितंबर को। और 23 सितंबर को फिर दिन और रात क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब बच्चों सूर्य जो है ना, वो फिर दक्षिणी गोलार्ध की तरफ आगे बढ़ेगा। कहां बढ़ेगा? दक्षिणी गोलार्ध की तरफ। और दक्षिणी गोलार्ध की तरफ आगे बढ़ेगा तो 23 सितंबर से 3 महीने बाद, 23 सितंबर से 3 महीने बाद मतलब मेरे दोस्त कौन सा दिन आएगा? लगभग बच्चों 22 दिसंबर का दिन आएगा। 22 दिसंबर। और 22 दिसंबर के दिन जब मकर रेखा के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इस घटना को हम बोल देते हैं मकर संक्रांति। क्या बोल देते हैं? मकर संक्रांति बोल देते हैं। तो 22 दिसंबर के दिन यहां दिन बड़ा हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। 22 दिसंबर के बाद मेरे दोस्त वापिस जो सूर्य है वो भूमध्य रेखा की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। और 22 दिसंबर के 3 महीने के बाद वापिस कहाँ जाएगा? 21 मार्च को भूमध्य रेखा पे। फिर 21 मार्च से ऊपर 3 महीने बच्चों 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में। फिर वापिस नीचे 3 महीने लगभग 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पे। फिर वापिस 3 महीने 22 दिसंबर को मकर रेखा पे। फिर वापिस मेरे बच्चों 3 महीने आ जाएगा आपका 21 मार्च भूमध्य रेखा पे। इस तरीके से सूर्य जो है वो इन 3 रेखाओं के बीच बच्चों घूमता रहता है, और परपेंडिकुलर होता रहता है इन 3 रेखाओं के ऊपर। साल में 2 बार इक्वेटर पे, एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, ठीक है। याद रखोगे। तो ये जो 2 दिन होंगे, ये दिन और रात क्या होगा बच्चों? बराबर। दिन रात यहां क्या होगा? बराबर। यहां दिन क्या होगा बच्चों? बड़ा। और यहां भी दिन क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। अब हम पढ़ रहे थे मकर रेखा। तो जैसे हमने कर्क रेखा गुजारी है, ऐसे ही हम मकर रेखा भी गुजारेंगे बच्चों, ठीक है। मकर रेखा भी हम गुजारेंगे। और मकर रेखा आपसे पूछ ली जाए कि भाई कितने देशों से, तो आपको बोलना है मकर रेखा विश्व के 10 देशों से। वो 10 देश कौन कौन से हैं?
सबसे पहले आप लोगों को बता रहा हूं साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के देश बच्चों, ठीक है, जिसमें याद रखना है एक देश का नाम है चिल्ली। चिल्ली। बच्चों एक देश का नाम है अर्जेंटीना। चिल्ली, अर्जेंटीना। एक देश का नाम है बच्चों ब्राजील। कौन सा है? ब्राजील। और चौथा देश याद रखेंगे पैराग्वे। पैराग्वे। तो चारों के चारों जो देश हैं ये आपके साउथ अमेरिका के हैं, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट के हैं, ठीक है ना। हम बात करेंगे अब अफ्रीकन कंट्री की। जिसमें एक देश है बच्चों नामीबिया। नामीबिया कंट्री आप लोगों ने सुनी होगी, क्रिकेट की भी टीम हुआ करती थी नामीबिया की। एक देश है बच्चों बोत्सवाना। कौन सा देश है? बोत्सवाना देश है, ठीक है ना। बच्चों एक देश है आपका मोजाम्बिक। मोजाम्बिक। एक देश है मेडागास्कर। कौन सा है बेटा? मेडागास्कर, ठीक है। और एक है दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। कितने हो चुके हैं? 5 हो चुके हैं ना। और एक छठा देश आप लोग बताएंगे मेरे को कि छठा देश कौन सा है, फटाफट बताइएगा। तो टोटल ये बच्चों 10 देशों से गुजरती है मकर रेखा। तो एक देश आप लोग बताइएगा कौन सा है। तो 5 देश हैं अफ्रीका के, 4 देश हैं साउथ अमेरिका के। तो बच्चों एक ये गुजरती है ऑस्ट्रेलिया से। तो 3 महाद्वीप हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो साउथ अमेरिका के 4, अफ्रीका के 5 और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का देश है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। आगे बढ़ेंगे बच्चों। उसके बाद जो चौथा लैटिट्यूड है, जो इंपॉर्टेंट चौथा लैटिट्यूड है बेटा, उसका नाम है आर्कटिक। आर्कटिक। और इसकी वैल्यू है 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, या हम हिंदी में बोल सकते हैं उत्तरी अक्षांश। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? यहां से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि भाई आर्कटिक जो सर्कल है, आर्कटिक जो वृत्त है, वो कौन से अक्षांश से खींचा जाता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? हमारा आंसर होना चाहिए 66.5 डिग्री। तो ये आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, जिसको हम बोलेंगे आर्कटिक। क्या बोलेंगे? आर्कटिक। और बच्चों एक है ये जो है 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, इसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक। अंटार्कटिक, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अंटार्कटिक जो सर्कल है वो कौन से अक्षांश से खींचा जाता है? तो आप बोलेंगे अंटार्कटिक जो सर्कल है वो 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, या बोल सकते हैं बेटा हम हिंदी में दक्षिणी अक्षांश से खींचा जाता है। दक्षिणी अक्षांश से खींचा जाता है, ठीक है, चलेगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहां से बताता हूं। कई बार आपसे पूछ लेगा कि कोलैटिट्यूड क्या होता है।
लैटिट्यूड तो हमने समझ लिया कि 181 जो है वो लैटिट्यूड होते हैं। तो बच्चों को लैटिट्यूड क्या होता है, सह अक्षांश क्या होता है? किसी भी अक्षांश वैल्यू को 90 से यदि हम माइनस कर देते हैं तो बच्चों वो क्या निकल आएगा, को लैटिट्यूड निकल आएगा, को लैटिट्यूड निकल आएगा। ठीक है, तो को लैटिट्यूड का मतलब होता है किसी भी अक्षांश को 90 से घटाना, किसी भी अक्षांश वैल्यू को मान बोल देंगे या वैल्यू बोल देंगे, 90 डिग्री से 90 से घटाना, 90 से घटाना। ठीक है, क्या कहलाएगा बेटा, को लैटिट्यूड कहलाएगा। इसको हम सह अक्षांश बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सह अक्षांश। यदि आपसे कोई पूछ लेना कि भाई क्या होता है सह अक्षांश, ठीक है ना, एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दूंगा। किसी भी अक्षांश वैल्यू को 90 डिग्री से घटाना, या हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि किसी भी अक्षांश का 90 डिग्री से अंतर। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी बच्चों बोल सकते हैं कि को लैटिट्यूड होता है किसी भी अक्षांश का 90 डिग्री से अंतर, डिफरेंस। अब देखिएगा, मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग उत्तर भी दे दोगे। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि 30 डिग्री अक्षांश का सह अक्षांश कितना होगा? तो फटाफट आप लोग बताइएगा बच्चों कि 30 डिग्री जो लैटिट्यूड है उसका को लैटिट्यूड कितना होगा, 30 डिग्री अक्षांश का सह अक्षांश क्या होगा। ये आपको मैंने क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर आप लोग देंगे, इसका आप लोग सारे के सारे आंसर देंगे। यदि इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो 30 डिग्री लैटिट्यूड का को लैटिट्यूड कितना होगा, बिल्कुल देखेगा। सारे के सारे बच्चे समझ गए हैं कि भाई 90 से अपने को 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, अपने को 30 डिग्री का निकालना है ना, तो 90 में से 30 डिग्री माइनस कर देंगे तो मेरे दोस्त आ जाएगा 60 डिग्री। कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। हमेशा याद रखना है कि को लैटिट्यूड में मेरे दोस्त इसके आगे ना तो हम उत्तरी शब्द यूज करेंगे ना दक्षिणी, ना तो नॉर्थ यूज करेंगे ना साउथ। ठीक है ना, सह अक्षांश में कभी भी बच्चों नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड जो वर्ड है वो यूज नहीं किया जाता। सिर्फ मेरे दोस्त आपको वैल्यू वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां तक चीजें क्लियर हुई, बिल्कुल क्लियर हुई। बच्चों हम बात करेंगे, आज अपनी स्पीड सही है ना? आज तो तुम लोग नाराज नहीं होंगे ना कि आराम से पढ़ा रहे हो? आज तो स्पीड सही है, इसी स्पीड से चलने देंगे। ये है बच्चों 0 डिग्री, ये है 23.5 डिग्री, ये है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। बच्चों आपको ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू है ये है 30 डिग्री, ये है 35 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये है बच्चों 35 डिग्री। ठीक है,
ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू है बच्चों 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। और ऐसे ही ये जो वैल्यू है, ये है बच्चों 30 डिग्री से 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ठीक है ना बच्चों, 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच का जो क्षेत्र होता है, इसको हम बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड, इसको हम हिंदी में बोलते हैं असो अक्षांश। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि असो अक्षांश क्या होता है, तो आप बोलेंगे असो अक्षांश एक क्षेत्र होता है जो 30 डिग्री से लेके 35 डिग्री उत्तर में और 30 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिण में। तो बच्चों ये जो आपका उत्तर में 5 डिग्री और दक्षिण में ये 5 डिग्री का जो क्षेत्र होता है, इसको हम बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है ना, यहां तक चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। तो बच्चों अक्षांश का जो टॉपिक था वो अपना कंप्लीट हो चुका। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन और पूछ रहा हूं। अभी तक आप लोगों ने जो अक्षांश को इतने अच्छे तरीके से पढ़ा मेरे साथ, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्वेश्चन है बच्चों कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड सर्कल कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड सर्कल। यानी कि मैं आपसे पूछ रहा हूं अक्षांशीय वृत्तों की संख्या कितनी होगी? फटाफट आंसर आना चाहिए बच्चों। अक्षांशीय जो वृत्तों की संख्या है कितनी होगी, मतलब हम कितने लैटिट्यूड सर्कल खींच सकते हैं मेरे दोस्त? बिल्कुल, साहिल हुड्डा ने सबसे पहले आंसर दे दिया है कि सर हमने लैटिट्यूड लाइन पढ़ी है 179, और जितनी लैटिट्यूड लाइन हमने पढ़ी है सर, उतने ही हम लैटिट्यूड सर्कल भी खींच सकते हैं। बच्चों लैटिट्यूड लाइन हमने 179 पढ़ी, तो लैटिट्यूड सर्कल भी कितने होंगे? 179 होंगे। अब इन 179 लैटिट्यूड सर्कल में बच्चों सबसे बड़ा सर्कल कौन सा होगा जिसको हम ग्रेट सर्कल बोलेंगे? ग्रेट सर्कल, महान वृत्त। मतलब बच्चों धरती के ऊपर इससे बड़ा वृत्त कोई नहीं खींच सकता। तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे लंबी जो रेखा होती है वो कौन सी होती है? सर सबसे लंबी रेखा है भूमध्य रेखा। तो मेरे दोस्त सबसे लंबा वृत्त भी भूमध्य रेखा ही खींचेगी, और वो होगा 0 डिग्री लैटिट्यूड। 0 डिग्री अक्षांशीय वृत्त, लैटिट्यूड सर्कल, या हम बोल सकते हैं इक्वेटर सर्कल। तो बच्चों जो रेखा सबसे लंबी होगी वो रेखा उस सर्कल के लिए डायमीटर का काम करेगी। तो सबसे बड़ा डायमीटर कौन से सर्कल का होगा? बच्चों 0 डिग्री लैटिट्यूड सर्कल का होगा सबसे बड़ा डायमीटर। और वो डायमीटर कितना होगा? 40,076 होगा, क्योंकि भूमध्य रेखा की लंबाई मैंने आपको बताई कि 40,076 किलोमीटर है। 40,076 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये हमारा बच्चों कंप्लीट होता है अक्षांश। अब हम डिस्कस करेंगे देशांतर, लॉन्गिट्यूड जिसे बोलते हैं। अब देखिएगा, आपको देखने से ही लगेगा कि बच्चों जो भी रेखाएं ऊपर से नीचे की तरफ आएंगी, ऊपर का मतलब नॉर्थ है, नीचे की तरफ बच्चों साउथ है। ठीक है, और पृथ्वी के ऊपर इनको हम पोल बोलेंगे। तो ये साउथ पोल होगा, ये नॉर्थ पोल होगा। इसको हम हिंदी में उत्तरी ध्रुव बोल देंगे। ध्रुव का मतलब कोना होता है। और नीचे वाले को हम साउथ पोल बोल देंगे, यानी कि दक्षिणी ध्रुव बोल देंगे। तो बच्चों देशांतर की जो डेफिनेशन है, लॉन्गिट्यूड की जो डेफिनेशन है, अपने लिए बहुत इजी हो जाएगी। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं, उन्हीं को हम क्या बोल देंगे? देशांतर बोल देंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा।
लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर। बच्चों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि देशांतरों को जो हम डिनोट करेंगे वो किससे डिनोट करेंगे, लैम्डा से। अक्षांश को हमने फाई से डिनोट किया था, देशांतर को हम लैम्डा से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो देशांतर की जो डेफिनेशन होगी, एक तो ये हो जाएगी कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा। उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा बच्चों, ठीक है। या हम बोल सकते हैं देशांतर किसके लिए खींचे जाते हैं, किसी भी स्थान की स्थिति को दर्शाने के लिए। जैसे अक्षांश हमने खींचे हैं, ऐसे ही देशांतर हम खींचेंगे किसी भी स्थान की स्थिति को दर्शाने और वायुमंडलीय अवस्था को जानने के लिए बच्चों। एटमॉस्फेरिक जो सिचुएशन होगी, वायुमंडलीय जो अवस्था होगी, जानने के लिए। अब देखिएगा, नाम से ही पता लग रहा है कि देशों के बीच अंतर को स्पष्ट करता है देशांतर। देशांतर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, देश और अंतर। तो किन्हीं भी दो देशों के बीच यदि अंतर को स्पष्ट करना है तो हमें कौन सी रेखाओं का सहारा लेना पड़ेगा बच्चों, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रही हैं, जिनको हमने लॉन्गिट्यूड बोला है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अवस्था को जानने के लिए। अब आपका मन करे कि पाकिस्तान में हम जानना चाहते हैं अब कितने बजे होंगे, इस टाइम क्या समय होगा पाकिस्तान में, इंग्लैंड में क्या समय होगा, वहां किस तरीके का टेम्परेचर होगा, कैसी वहां हवाएं चल रही होंगी। तो ये सारा का सारा बच्चों जानना ही तो एटमॉस्फेरिक सिचुएशन है, वायुमंडलीय अवस्थाएं हैं। तो इनको जानने के लिए इन रेखाओं का सहारा लेना पड़ता है और इन्हीं को हम देशांतर बोलते हैं। बच्चों देशों के बीच अंतर को स्पष्ट करती हैं, तभी तो इसका नाम है देशांतर, ठीक है। देशांतर जो खींचे गए हैं वो किस आधार पे खींचे गए हैं बच्चों, हमारी पृथ्वी के घूर्णन के आधार पे। पृथ्वी के घूर्णन यानी कि रोटेशन ऑफ अर्थ। और मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी अपने अक्ष पे बच्चों कितना घूमती है, आप बोलोगे कि सर 360। तो बेटा देशांतरों की संख्या भी तो कितनी है, 360। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो देशांतरों की जो संख्या है, यदि आपसे कोई पूछ ले कि कितनी है, तो आपको बोलना है 360। और हमारी पृथ्वी भी कितना घूमती है मेरे दोस्त, सर जी ज्यादा से ज्यादा 360 घूमती है हमारी पृथ्वी भी, ठीक है। बच्चों यदि हम ये देशांतर पढ़ रहे हैं तो देशांतर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं ध्रुवों के ऊपर, और जब ये ध्रुवों से दूर होते हैं तो इनके बीच का जो गैप है वो बढ़ता चला जाता है। बच्चों ये जो गैप बढ़ता चला जाता है, ये कहाँ तक बढ़ता है, ये गैप बढ़ता है भूमध्य रेखा तक। भूमध्य रेखा के ऊपर बच्चों इन देशांतरों के बीच की जो दूरी है ना, वो क्या हो जाती है, एक समान हो जाती है। तो आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ध्रुवों के ऊपर इनके बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है बच्चों, जीरो होती है, क्योंकि एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। अब चिपके हुए हैं तो हम कैसे दो देशांतरों के बीच की दूरी निकाल पाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, देशांतरों के बीच की जो दूरी होगी, देशांतरों के बीच की जो बेटा दूरी होगी ना, वो ध्रुवों पर होगी न्यूनतम, मिनिमम होगी बच्चों। और कितनी होगी, जीरो, 0 किलोमीटर, ठीक है। और हम बात करेंगे भूमध्य रेखा पर, बच्चों अधिकतम एक समान होगी।
अधिकतम एक समान। ठीक है। और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि किन्हीं भी दो देशांतरों के बीच की जो दूरी होगी बेटा, वो अधिकतम कितनी होगी? सारे के सारे बच्चे बताएंगे। बिल्कुल सर, 111.32 किलोमीटर। 111.32 किलोमीटर। ठीक है। अब देखिएगा, आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा है बच्चों, यहां मैं आपको बता देता हूं। यहां पर देखो तुम दूरी, यहां पर देखो दूरी, देखिएगा ये दूरी, देखिएगा कम है ये दूरी, फिर क्या है बच्चों, बढ़ती चली जाती है। और बढ़ते बढ़ते ये सबसे ज्यादा आपकी होगी कहाँ पर? ये सबसे ज्यादा होगी भूमध्य रेखा पर। फिर भूमध्य रेखा से वापस हम ध्रुवों की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे, तो फिर मेरे दोस्त इनके बीच की दूरी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और ध्रुवों के ऊपर जाके बिल्कुल दूरी 0 किलोमीटर हो जाएगी, जहां ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। ठीक है। तो यहां पर आपको एक पॉइंट ये भी याद रख लेना है कि देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है बच्चों, जब ध्रुवों से हम भूमध्य रेखा की तरफ आए, ध्रुवों से जब हम भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे, ठीक है, तो दूरी क्या है? बढ़ती है बच्चों, इंक्रीज होगी। और जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएं, तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी? डिक्रीज होगी, घटती है। ठीक है। और एक समान दूरी रहेगी कहाँ? भूमध्य रेखा के ऊपर, और वो कितनी रहेगी? 111.32 किलोमीटर। बच्चों, देशांतरों के बीच का जो ये क्षेत्र होता है, देशांतरों के बीच का ये जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं गोरे। क्या बोलते हैं? गोरे। तो याद रखना है, देशांतरों के बीच का जो क्षेत्र होगा, बच्चों वो गोरे कहलाता है। गोरे को हम क्या बोलेंगे? GORE बोलेंगे बच्चों। कहीं तुम अंग्रेज बोल दो, ठीक है ना, ये अंग्रेज वाले गोरे नहीं है। ये बच्चों देशांतरों के बीच का क्षेत्र है। अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को हमने बोला जोन, कटिबंध। देशांतरों के बीच के क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? गोरे। क्या बोलेंगे? गोरे बोलेंगे। याद रखोगे? बिल्कुल याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। यहां तक एक बार सारे के सारे बच्चे थम्स अप कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है। टॉपिक को कंप्लीट करेंगे बच्चों। आज चाहे समय ऊपर चला जाए, लेकिन इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे हर हाल में। और एक बार सारे के सारे बच्चे बताओ, आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हो? सारे के सारे बच्चे थोड़ा थोड़ा परिचय दीजिएगा, इंट्रोडक्शन दीजिएगा। आप तो मेरे बारे में सब कुछ जानते होंगे, लेकिन मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ कि आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हो। तो बच्चों, थोड़ी बहुत जान पहचान हो जानी चाहिए, है ना। हाँ, कल को आप लोग नौकरी लगोगे, फिर तुम्हारी शादियां होंगी, तो शादियों में तो तुम बुलाते होगे। रोहतक से, राजस्थान से, हिमाचल प्रदेश से, दौसा से, राजस्थान से, यूपी से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, मुजफ्फरनगर से, राजस्थान से, बीकानेर से, दिल्ली से, झुंझुनू से, वेस्ट बंगाल से, राजस्थान से, गाजीपुर से, गोरखपुर से, ललितपुर से, कन्नौज से, गोरखपुर से। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, मौज कर दिया तुम लोगों ने। अलीगढ़ से, हिमाचल प्रदेश से, इटावा से, यूपी से, झांसी से, फतेहाबाद से, आजमगढ़ से, यूपी से, भरतपुर से, नोएडा से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, हिसार से, यूपी से, राजस्थान से, बुलंदशहर से, महाराष्ट्र से। वाह भाई वाह, पूरे इंडिया से तुम जुड़े हुए हो यार। अब देखिएगा, मैंने आपसे पूछा कि भाई आप पृथ्वी को ज्यादा से ज्यादा कितना घुमा सकते हो? तो आपने बोला कि सर हम 360 डिग्री घुमा सकते हैं। तो बिल्कुल सही बोला है, 360 से ज्यादा तो मेरे दोस्त घुमा भी नहीं सकते। ठीक है।
और 360 से ज्यादा वही घुमाएगा मेरे दोस्त जो रात के समय किसी ठेके के ऊपर बैठा मिलेगा, वरना तो 360 ही घूम सकती है धरती, से ज्यादा नहीं घूमेगी। ठीक है बच्चों, ये है 0 डिग्री अक्षांश। ये है 0 डिग्री अक्षांश। और ये है 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर। बेटा इस 0 डिग्री देशांतर को 1884 के अंदर, इस 0 डिग्री देशांतर को 1884 के अंदर, 1884 के अंदर वाशिंगटन के अंदर बच्चों एक मीटिंग हुई। वाशिंगटन आप सभी को पता होगा अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन। ठीक है, 1884 में वाशिंगटन के अंदर एक मीटिंग हुई और इस 0 डिग्री देशांतर को बच्चों क्या मान लिया गया, इसको अंतरराष्ट्रीय समय रेखा मान लिया गया। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। ठीक है, तो सारे के सारे देशों ने बच्चों एक मीटिंग की और उस मीटिंग में फैसला लिया गया कि दुनिया में समय की विसंगति को दूर करने के लिए, समय को लेकर लोग कंफ्यूजन में ना रहें, ज्यादा कंफ्यूज ना हो लोग। ठीक है, और आपस में उनके बीच कोई भी डिस्प्यूट टाइम को लेकर, समय को लेकर ना हो, तो हमें कोई ना कोई एक ऐसा अक्षेत्र निर्धारित करना पड़ेगा जहां से पूरी दुनिया का समय हम क्या है चला सकें। मेरे दोस्त, एक रेखा को सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय समय रेखा माना गया और वो रेखा होगी आपकी 0 डिग्री देशांतर। और ये 0 डिग्री देशांतर के ऊपर बच्चों एक स्थान ढूंढा गया, एक स्थान ढूंढा गया और उस स्थान का नाम है ग्रीनविच। और ये जो ग्रीनविच स्थान है बच्चों, ये लंदन के निकट है। लंदन इंग्लैंड की राजधानी है। और इस लंदन के ग्रीनविच से मेरे दोस्त जो ये 0 डिग्री देशांतर गुजरता पाया गया, तो इस 0 डिग्री देशांतर के जितना मेरे दोस्त पूर्व में पृथ्वी है उतनी ही पश्चिम में पृथ्वी है, जितनी पूर्व में पृथ्वी है उतनी ही पश्चिम में पृथ्वी है। तो बच्चों इस स्थान को बिल्कुल मिड पॉइंट मान लिया गया, क्योंकि इस स्थान के राइट हैंड साइड में जितना क्षेत्र है धरती का उतना ही लेफ्ट हैंड साइड में बचता है। और बीच वाले इस स्थान से बच्चों पूरी दुनिया का जो समय है वो लिया जाना फिर सुनिश्चित कर लिया जाता है। और फिर इस 0 डिग्री देशांतर का नाम रख दिया जाता है जीएमटी लाइन। क्या रख दिया जाता है? जीएमटी लाइन। जीएमटी लाइन, इसको हम बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, ग्रीनविच माध्यान्ह समय रेखा। समय रेखा। ठीक है, तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बेटा पूरे विश्व का समय कहां से लिया जाता है, आप बोलेंगे ग्रीनविच से लिया जाता है। कौन से देशांतर से लिया जाता है? 0 डिग्री देशांतर से। 0 डिग्री देशांतर कहां से गुजर रहा है? ग्रीनविच से। बच्चों ये ग्रीनविच जो स्थान है जहां से समय लिया जाना शुरू किया गया, ये कब से? 1884 से। ठीक है ना, 1884 की मीटिंग में इसको अंतरराष्ट्रीय समय रेखा माना माना गया। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। अब देखिएगा हम बात करते हैं, तो पूरी धरती का
समय कहाँ से निर्धारित होता है? इस रेखा से निर्धारित होता है। तो ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना चाहिए कि विश्व का मानक समय कहाँ से लिया जाता है? यहीं से। विश्व का मानक समय कहाँ से लिया जाता है? यहां से लिया जाता है। ठीक है। अब मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि आप ज्यादा से ज्यादा पृथ्वी को कितना घुमा देते हो? तो बेटा आपने बोला था कि हम पृथ्वी को ज्यादा से ज्यादा 360 डिग्री घुमा देते हैं। और पृथ्वी का अपने अक्ष पे 360 डिग्री घूम जाना ही क्या कहलाता है? एक दिन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक दिन कहलाता है। बच्चों एक दिन के अंदर फिर घंटे कितने हो जाते हैं? 24 घंटे। तो इसका मतलब 360 डिग्री हमारी पृथ्वी घूमती है, तो 24 घंटे पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में लग जाते होंगे। बच्चों यदि 24 घंटे में 360 डिग्री हमारी पृथ्वी घूमती है तो एक घंटे में बच्चों कितना घूमेगी फिर? सर जी 360 को डिवाइड कर देंगे 24 से। बिल्कुल कर देंगे बच्चों। जब हमने 24 से डिवाइड किया तो 15 डिग्री आया। तो बच्चों एक घंटे का मतलब क्या है? मैं आपसे पूछूं कि क्या होता है घंटा, क्या होता है आवर, तो आपको ये नहीं बोलना कि घंटा तो घंटा होता है सर। बेटा घंटा घंटा नहीं होता। पृथ्वी का अपने अक्ष पे 15 डिग्री घूम जाना ही 1 आवर कहलाता है। ये आवर की डेफिनेशन होती है। ठीक है। मैं आपसे पूछूं क्या होता है दिन, तो आपको ये नहीं बोलना कि सर दिन तो दिन होता है। बेटा दिन दिन नहीं होता। पृथ्वी का अपने अक्ष पे 360 डिग्री घूम जाना क्या कहलाता है? 1 डे कहलाता है। ये एक दिन की परिभाषा होती है, डेफिनेशन होती है। तो एक दिन का मतलब है पृथ्वी का अपने अक्ष पे 360 डिग्री घूम जाना। एक घंटे का मतलब है पृथ्वी का अपने अक्ष पे 15 डिग्री घूम जाना। ठीक है। बच्चों हम बात करेंगे कि 15 डिग्री का मतलब है 1 घंटा है, तो हम 1 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 60 मिनट। तो 1 डिग्री का मतलब क्या होगा? 1 डिग्री देशांतर का मतलब होगा 4 मिनट। तो ये जो हमें 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट आया, ये हमें एक बहुत जबरदस्त ज्ञान दे रहा है। ये क्या ज्ञान दे रहा है? ये हमें बता रहा है कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पार करने में, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितने मिनट लगते हैं बच्चों? 4 मिनट। कितने मिनट लगते हैं सर? 4 मिनट लगते हैं। 4 मिनट लगते हैं। ठीक है। तो यहां से बच्चों हमें पता चला कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगते हैं। लगते हैं 4 मिनट, बिल्कुल लगते हैं। बच्चों आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि भाई ये वाला जो पॉइंट है जहां पर ये 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा और ये 0 डिग्री देशांतर एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये कहां पर काटते हैं? तो आपको ध्यान रखना है ये अटलांटिक ओशियन में। अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। ठीक है। तो अटलांटिक महासागर में 0 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री देशांतर को काटने का काम करता है। ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री देशांतर को काटने का काम करता है। ठीक है। बेटा हम बात करें कि यदि ये 0 डिग्री है, ये सेंटर है, और सेंटर से हम यदि यहां पूर्व की तरफ आते हैं तो बिल्कुल यहां पर हम आएंगे तो अपने को 180 डिग्री देशांतरों को क्या करना पड़ेगा? पार करना पड़ेगा। तो इस साइड 180 डिग्री देशांतर है और इस साइड भी मेरे दोस्त 180 डिग्री देशांतर है। 180 डिग्री देशांतर है। ठीक है। चलेगा, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे आपको समझाता हूं। ठीक है।
बच्चों यहां से हमारी पृथ्वी चलना स्टार्ट करेगी, ये पूर्व होगा तो ये पश्चिम होगा, ये पूर्व होगा तो ये पश्चिम होगा। बच्चों जब हम पूर्व की तरफ यहां से चलना स्टार्ट करेंगे जीरो से, क्योंकि ये 0 डिग्री देशांतर है, ये 0 डिग्री देशांतर है ना बेटा, तो ये आपका 0 डिग्री देशांतर है। जब हम जीरो से चलना स्टार्ट करेंगे तो इस जीरो से हम बच्चों इस साइड आएंगे तो 180 देशांतर इस साइड है और 180 देशांतर इस साइड है, टोटल कितने होंगे 360। ठीक है, आपको याद रखना है कि जब भी हम बच्चों पूर्व की तरफ चलेंगे, जब भी हम पूर्व की तरफ चलेंगे तो हमेशा मेरे दोस्त 1 डिग्री देशांतर को पार करने पर समय में 4 मिनट की वृद्धि होगी। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट की क्या होगी बच्चों, वृद्धि होगी। ठीक है, 4 मिनट समय बढ़ेगा। और जब हम आएंगे पश्चिम की तरफ, पश्चिम की तरफ जाने पर 1 डिग्री देशांतर को पार करते हुए 4 मिनट मेरे दोस्त क्या होगा, समय पीछे होगा। 4 मिनट हम कहाँ चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। ठीक है, अब मान के चलिएगा यहां से हम चले तो अपने को यहां पहुंचना है, हमारी जो पृथ्वी है वो यहां से चली और उसको यहां पहुंचना है, तो कितने देशांतरों को पार किया पृथ्वी ने, 180 देशांतरों को पार किया पृथ्वी ने। बच्चों जब एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगते हैं तो 180 देशांतरों को पार करने में कितने मिनट लगेंगे, 720 मिनट लगेंगे। और 720 मिनट का मतलब क्या होगा बेटा, 12 घंटे। और जब हम पूर्व की तरफ आ रहे हैं तो समय क्या जाएगा, 12 घंटे आगे हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहां की तुलना में बच्चों यहां पर समय 12 घंटे क्या होगा, आगे होगा। क्योंकि यहां से यदि हम चलेंगे पूर्व की तरफ तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट समय आगे जाएगा, समय के अंदर बढ़ोतरी होगी। यदि यहाँ पे 12 है तो 1 डिग्री देशांतर पार करते हुए यहाँ 12:04 हो जाएंगे, अगले देशांतर पे 12:08, अगले देशांतर पे 12:12। करते करते जब 4 4 मिनट का बच्चों अंतर पड़ता जाएगा तो 180 डिग्री देशांतर पे जब हम पहुंचेंगे तो यहाँ 12 घंटे समय जो है वो आगे चला जाएगा। ठीक है ना बच्चों, ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड में हम आएंगे तो 180 गुणा 4 मतलब 720 मिनट होगा, और 720 मिनट का मतलब बच्चों 12 घंटे। तो 12 घंटे यहां समय क्या होगा बच्चों, पीछे होगा, क्योंकि पश्चिम की तरफ हम आ रहे हैं तो समय घटेगा, पूर्व की तरफ जा रहे हैं तो समय बढ़ेगा। जब बच्चों यहां पर 12 घंटे आगे है और यहां 12 घंटे क्या है, पीछे है समय, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा बच्चों वो कितने घंटे का हो जाएगा, 24 घंटे का हो जाएगा। तो यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, स्टार लगा देता हूं कि बच्चों 180 डिग्री जो देशांतर हम पढ़ रहे हैं, बच्चों यहां 24 घंटे का टाइम डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, 24 घंटे का समय अंतर। और 24 घंटे का मतलब है बच्चों एक दिन, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एक दिन का अंतर देखने को मिलेगा। और जब 24 घंटे का अंतर हो तो सीधी सी बात है बच्चों, 24 घंटे का मतलब अगला दिन,
तो अगली तारीख बदल जाएगी। तो 180 डिग्री देशांतर एक ऐसा देशांतर है जहां पर 24 घंटे का अंतर पाया जाता है, और 24 घंटे का अंतर पाए जाने के कारण बच्चों हम इस 180 डिग्री देशांतर को बोल देते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन यानी कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इसे बोलते हैं। इसको हम बोल देते हैं कौन सी रेखा? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्यों हमने बोला इसको? क्योंकि ये एक ऐसी रेखा है बच्चों जो एक तारीख ही बदल देती है। 24 घंटे का अंतर पाया जाता है, मतलब 180 डिग्री देशांतर के ऊपर यदि आप जाके खड़े हो जाओ ना, तो आपकी एक टांग यदि 27 नवंबर दिखा रही है तो दूसरी टांग आपकी बच्चों 26 नवंबर में चल रही होगी, ठीक है ना। तो 180 डिग्री देशांतर एक ऐसा देशांतर है बच्चों जिसके ऊपर यदि कोई आदमी खड़ा हो जाए तो यदि उसकी एक टांग 27 नवंबर पे है तो दूसरी टांग उसकी 27 नवंबर पे नहीं होगी बल्कि 26 नवंबर पे होगी। तो यानी कि एक ऐसा देशांतर जो दिन ही बदल देता है, जो तारीख ही बदल देता है, वो 180 डिग्री देशांतर है, जहां 24 घंटे का समय अंतर पाया जाता है। और जहां समय अंतर 24 घंटे का होगा तो वो डेट बदल देगा, इसलिए बच्चों इसको बोल देते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। बच्चों आपसे पूछ लिया जाए कि यह देशांतर कहां से गुजरता है? पैसिफिक ओशियन से, प्रशांत महासागर से बच्चों ये गुजरता है। और बच्चों इस प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े कि एक टांग 27 तारीख है, दूसरी टांग 26 नवंबर दिखा रही है, तो मेरे दोस्त जो भी जमीनी बाग आते हैं इसके बीच रास्ते में, उन जमीनी बागों को बचाकर इसको खींचा गया है। और जमीनी बागों को बचाते हुए मेरे दोस्त जब इसको खींचा गया तो ये टेढ़ा मेढ़ा खींचा गया है। तो ध्यान रखना है बच्चों, इसको जिग जैग, या हम बोल सकते हैं टेढ़ा मेढ़ा खींचा गया है। तो कौन से देशांतर को बच्चों टेढ़ा मेढ़ा खींचा गया है, जिग जैग खींचा गया है? तो जमीनी बागों को बचाते हुए बच्चों 180 डिग्री देशांतर को जिग जैग खींचा गया है, टेढ़ा मेढ़ा खींचा गया है। समझ में आई बात? समझ में आई सर। बच्चों हम बात करेंगे, तो समय को लेकर कोई भी देश परेशान ना हो इसलिए क्या बनाए गए? टाइम जोन बनाए गए। क्या बनाए गए? टाइम जोन। तो मैंने आपको 0 डिग्री देशांतर के बारे में बता दिया, जिसको हमने बोल दिया है अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, क्योंकि पूरे विश्व का समय 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच नामक स्थान से लिया जाता है। 180 डिग्री देशांतर जहां 24 घंटे का अंतर पाया जाता है उसको हमने इंटरनेशनल डेट लाइन, और इंटरनेशनल डेट लाइन को टेढ़ा मेढ़ा मजबूरी में खींचा गया क्योंकि अपने को जमीनी बागों को बचाते हुए मेरे दोस्त उसको आगे बढ़ाना था। क्योंकि किसी जमीन के बीच से यदि वो गुजर जाता तो मेरे दोस्त उस जमीन के ऊपर रहने वाले लोग तो पागल हो जाते, क्योंकि उनका घर 27 नवंबर को होता और बच्चों वो राशन लेने के लिए जिस दुकान पे जाते वहां 26 नवंबर मिलता। तो आपस में बच्चों डेट को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जो है उन लोगों के बीच रहती, तो वो अपना अच्छे से जीवन व्यतीत कर ही ना पाते। इसलिए उन जमीनों को बचाते हुए उस 180 डिग्री देशांतर को टेढ़ा मेढ़ा खींचना हमारी मजबूरी थी, ठीक है ना, हमारी मजबूरी थी। बच्चों समय को लेकर सारे के सारे देश जो अलग अलग दिशा में अलग अलग गोलार्धों के अंदर स्थित है उनको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो इसको लेकर मेरे दोस्त टाइम जोन बनाए गए। इसको हम बोलते हैं समय क्षेत्र। और पूरी पृथ्वी को बच्चों, पूरी पृथ्वी को जो है वो 24 समय जोन के अंदर बांटा गया। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई पृथ्वी के ऊपर कितने टाइम जोन है? टाइम जोन का मतलब है कि पृथ्वी के ऊपर, पूरी की पूरी पृथ्वी के ऊपर एक साथ कितने समय चलते हैं।
तो बच्चों 24 समय चलते हैं, तो 24 टाइम जोन है, ठीक है ना। तो 24 समय क्षेत्र हैं। बच्चों ये जो टाइम जोन निर्धारित किए गए, ये 15 डिग्री देशांतर पर निर्धारित किया गया है। प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर एक समय जोन बनाया गया। बच्चों 15 डिग्री के ऊपर जब एक समय जोन है, तो हमारी पृथ्वी के ऊपर देशांतर कितने, 360। तो 360 देशांतरों के लिए बच्चों कितने समय जोन हो जाते हैं, 24। समझ में आई बात। और 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा है, तो 1 घंटे के समय अंतराल में एक समय जोन है, और 1 घंटे का मतलब 15 डिग्री है। बच्चों हम बात करेंगे तो कौन सा देश ऐसा है जिसके पास सबसे ज्यादा समय जोन है, सबसे ज्यादा समय जोन। सबसे ज्यादा समय जोन वाले देश यानी कि ऐसे देश जहां सबसे ज्यादा समय चलते हैं, तो मेरे दोस्त ऐसे देशों में नाम आता है सबसे ऊपर फ्रांस का। फ्रांस है तो छोटा सा देश, लेकिन फ्रांस के जो आइलैंड है, जो द्वीप है, वो पश्चिम से पूर्व तक बड़ी दूर दूर तक बिखरे हुए हैं। इसलिए मेरे दोस्त फ्रांस 12 समय जोन अपने देश के अंदर चलाता है। तो फ्रांस के अंदर कितने टाइम जोन है बेटा, 12। दूसरे नंबर पे आ जाता है जो सबसे बड़ा बच्चों देश है, रसिया, रूस। रूस का तो एरिया बहुत ज्यादा है, पश्चिम से पूर्व तक बड़ी दूर तक रूस फैला हुआ है। तो बच्चों रूस के समय जोन है कितने, 11। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों अपने भारत की। तो भारत के अंदर बच्चों एक समय जोन है, ठीक है। लेकिन भारत के अंदर अधिकतम जो समय जोन हो सकते हैं वो कितने, 2। भारत में अधिकतम समय जोन कितने हो सकते हैं बेटा, 2 हो सकते हैं, ठीक है। कैसे हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, अभी आपको समझाता हूं। ये है बच्चों अपना भारत। ठीक है, आपको पता होगा बच्चों कि ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश। तो ये क्या है बच्चों, गुजरात। ठीक है, और ये जो देशांतर गुजर रहा है इसकी वैल्यू कितनी है, 68 डिग्री 7 मिनट। और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि लगभग कितना अंतर हुआ, तो आप लोग बोल दोगे कि सर जी जो अंतर हुआ है वो लगभग 30 डिग्री का है। लगभग 30 डिग्री का अंतर है। और बेटा 30 डिग्री का अंतर है तो 15 डिग्री के ऊपर एक समय जोन है। 15 डिग्री के ऊपर एक समय जोन है, तो यहाँ 30 डिग्री के ऊपर कितने समय जोन हो सकते हैं, 2 समय जोन हो सकते हैं।
ठीक है। तो भारत के अंदर अधिकतम कितने समय जोन हो सकते हैं बच्चों? 2 समय जोन हो सकते हैं। ठीक है ना। यहां तक चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। तो बच्चों यदि 30 डिग्री का अंतर है, यदि 30 डिग्री का अंतर है तो सूर्य हमारा कहाँ निकलेगा बेटा? सूर्य सबसे पहले अरुणाचल में दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य कहाँ निकलता है? पूर्व में, और सबसे पूर्व में कौन है? अरुणाचल। तो भारत के कौन से राज्य में सूर्य सबसे पहले दिखाई देगा? अरुणाचल में। अब इस अरुणाचल से सूर्य को मेरे दोस्त, ये है सूर्य भाई साहब, ये है अपना सूर्य भाई साहब, इतना खतरनाक। ठीक है, तो सूर्य सबसे पहले अरुणाचल में निकलेगा। अब सूर्य अरुणाचल से चलेगा और इसको गुजरात तक आना है। तो अरुणाचल और गुजरात के बीच का अंतर कितने डिग्री है? 30 डिग्री। और 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट हुआ, तो 30 डिग्री का मतलब 120 मिनट हुआ, और 120 मिनट का मतलब 2 घंटे हुआ। तो मेरे दोस्त गुजरात के अंदर सूर्य जो दिखाई देगा, अरुणाचल प्रदेश की तुलना में, अरुणाचल प्रदेश की तुलना में सूर्य 2 घंटे देर से दिखाई देगा बच्चों। ठीक है ना। क्योंकि मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि यदि ये 30 डिग्री का अंतर है तो 30 डिग्री गुना 4 मिनट। ठीक है ना। और मेरे दोस्त 120 मिनट लेट से निकलेगा गुजरात में सूर्य। 120 मिनट का मतलब क्या हुआ? 2 घंटे। क्योंकि सूर्य पूर्व से कहाँ आएगा? पश्चिम में आएगा। पूर्व से कहाँ आएगा? पश्चिम में आएगा। ठीक है ना। यहां तक चीजें क्लियर हुई? अब बच्चों ये जो अपना भारत का एक समय जोन है, ये कौन सा है? हम अपने भारत का जो समय है वो कहां से लेते हैं? तो भारत का जो समय है मेरे दोस्त, वो निर्धारित होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। ठीक है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर क्या हो जाएगा? इस रेखा को हम बोल देंगे IST। जहां से भारत अपना मानक समय लेता है उसको बोल देंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, भारतीय मानक समय रेखा बोल देंगे। तो बच्चों हम कौन से देशांतर से समय लेते हैं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। तो इस 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम क्या बोल देंगे? भारतीय मानक समय रेखा बोल देंगे। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजरता है बच्चों? ये गुजरता है भारत के 5 राज्यों से। ठीक है। और ये 5 राज्य कौन से होंगे? ये है मेरे दोस्त। हाँ, ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और इसी को हम बोलते हैं IST लाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, जहां से भारत अपना मानक समय लेता है।
बच्चों कौन से 5 राज्यों से गुजरती है ये? एक राज्य तो ये है, इस राज्य का नाम है यूपी। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक राज्य ये है, इसका नाम है एमपी। एक राज्य ये है बच्चों, इसका नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद बच्चों एक राज्य ये है, इसका नाम है उड़ीसा। और एक राज्य है बच्चों ये, इसको बोलते हैं आंध्र प्रदेश। तो भारत के इन 5 राज्यों से गुजरती है आईएसटी लाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। ठीक है, तो ये 5 राज्य कौन से हो जाएंगे? इन 5 राज्यों में बच्चों एक है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के ठीक नीचे है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य बना था बच्चों? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। और एक आपको याद रखना है उड़ीसा, चौथे नंबर पे उड़ीसा। और बेटा 5वें नंबर पे याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। अब देखिएगा, यहां पर सोचने वाली बात है कि हम अपने भारत का मानक समय ले रहे हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, लेकिन वो जगह कौन सी है जहां से हम अपना मानक समय ले रहे हैं? तो बच्चों हम अपना मानक समय जिस स्थान से ले रहे हैं उस जगह का नाम है मिर्जापुर। या मिर्जापुर ऑप्शन में ना मिले तो हम नैनी बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे? नैनी। नैनी। नैनी मिर्जापुर। ठीक है, और ये मेरे दोस्त नजदीक है किसके? प्रयागराज के। प्रयागराज और मिर्जापुर के बीच में आता है नैनी। ठीक है, तो भारत अपना मानक समय बच्चों उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र से लेगा? नैनी से लेगा बच्चों, नैनी। या हम मिर्जापुर भी बोल सकते हैं। उत्तर प्रदेश से लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, इस नैनी से जितना भारत पूर्व में है उतना ही भारत पश्चिम में है। तो ये नैनी जो है वो हम बोल सकते हैं भारत का बिल्कुल मिड पॉइंट है। तो जितना जमीनी भाग हमारा पूर्व में है उतना ही जमीनी भाग हमारा पश्चिम में है। और कोई भी जो मिड में होगा बच्चों, फिर उस क्षेत्र को हम बिल्कुल दोनों के लिए बराबर क्षेत्र मानेंगे, क्योंकि जो मध्य में होता है वो सभी के लिए एक समान होता है। तो बच्चों नैनी जो है वो मध्य के अंदर है, जितना पूर्व में भारत है उतना ही पश्चिम में। इसलिए सारे के सारे भारत की जो घड़ियां हैं, जो टाइम है मेरे दोस्त, वो नैनी से डिसाइड होता है भारत के अंदर। कहां से? नैनी से। कोई ना बेटा रोहित, अच्छी बात है। हाँ, होना चाहिए गुस्सा। ठीक है, सिर्फ लास्ट पॉइंट और डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देख लो आजकल के टीचर जो अ, हैं बच्चों, और आजकल के जो बच्चे हैं, बच्चे तो यार बोलने लगे हैं। ठीक है, अब देख लो इस रोहित नाम के बच्चे को यार बोलता है भाई? है भाई? यार बोलते हैं क्या? घर में माँ बाप को भी यार ही बोलते होंगे। हैं? कराएंगे भाई, वो टॉपिक भी करवाएंगे, ना टेंशन लो तुम। हमने अप्रोक्स माना है बेटा, वहां 30 डिग्री। एक्यूरेट नहीं, बिल्कुल अप्रोक्स, लगभग की हम बात कर रहे हैं, लगभग का हम जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट मैं आपको यहां बता रहा हूं, उसके बाद अपना ये हो जाएगा टॉपिक कंप्लीट। और आप लोग जब भी सुबह उठने के लिए अलार्म भरते होंगे, मोबाइल के अंदर आप अलार्म भरते होंगे, है ना? क्योंकि बच्चों एग्जाम नजदीक आ रहा है तो सुबह उठ के आप पढ़ते होंगे।
और जब सुबह उठ के पढ़ोगे तो वो पढ़ा हुआ याद हमेशा के लिए रहता है फिर। तो सुबह पढ़ने की आदत जिसको है वो बाकी बच्चों से आगे है। अब ये था बच्चों हमारा 0 डिग्री देशांतर। ये हमारा क्या है, 0 डिग्री देशांतर। ठीक है। और बच्चों हम बात करें, ये मान लेते हैं बच्चों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। बेटा हम बात करें तो 82.5 पूर्वी देशांतर को हमने अभी पढ़ा है, कौन सी रेखा, IST लाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, जहां से भारत अपना मानक समय लेता है। और भारत अपना मानक समय लेता है बच्चों कहां से, सर जी मिर्जापुर से। मान लेते हैं बच्चों यहां पर मिर्जापुर है, या नैनी से, नैनी मान लेते हैं, नैनी या मिर्जापुर। ठीक है। और जो पूरे विश्व का समय लिया जाता है वो यहां से लिया जाता है, और इस जगह का नाम है ग्रीनविच। ठीक है। इसलिए हमने इस रेखा को क्या बोल दिया, इसलिए हमने इस रेखा को बोल दिया GMT लाइन। GMT रेखा बोल दिया, GMT रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है। बच्चों मैं आपसे पूछता हूं यहां कि ग्रीनविच से यदि हमारी पृथ्वी चले और नैनी, इलाहाबाद, मिर्जापुर के अंदर हमारी पृथ्वी को आना हो, तो बच्चों जो अंतर होगा वो कितने डिग्री का होगा, 82.5 डिग्री का। ठीक है। क्योंकि नैनी है 82.5 पे, ग्रीनविच है 0 पे, और हमारी पृथ्वी जब 0 से चलेगी पूर्व की तरफ और नैनी उसको पहुंचना होगा तो 82.5 डिग्री देशांतरों को पार करना होगा। और मेरे दोस्त 1 डिग्री देशांतर को पार करने में हमारी पृथ्वी को समय लग रहा है 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर पार करने पर समय मेरे दोस्त हमारी पृथ्वी को लग रहा है कितने मिनट, 4 मिनट। ठीक है। तो हम बात करेंगे तो 82.5 डिग्री देशांतरों को जब हम पार करेंगे, तो 82.5 डिग्री देशांतर पार करने पर जो समय लगेगा वो कितना लग जाएगा, 82.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो बच्चों 82.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 330 मिनट आएंगे। और 330 मिनट के बच्चों यदि हम बनाएंगे घंटे, तो कितने घंटे बनेंगे, 5.5 घंटे। 5 घंटे 30 मिनट, 5.5 घंटे। ठीक है। बच्चों आप जब भी अलार्म भरते हो सुबह उठने के लिए मोबाइल के अंदर, तो मान के चलिएगा आपने सुबह 5 बजे उठने का अलार्म भरा अपने मोबाइल में, तो 5 बजे का जब भी आप अलार्म भरते हो, अलार्म भरते ही आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर एक पट्टी चलना शुरू हो जाएगी, और उस पट्टी के ऊपर एक बात लिखी जाएगी कि +5:30 GMT। मतलब आपने इंडिया के अंदर सुबह उठने के लिए जो अलार्म भरा है
वो आपने ग्रीनविच नामक स्थान से कितना घंटे आगे का समय भरा है? 5.5 घंटे आगे का। क्यों? क्योंकि हम ग्रीनविच से पूर्व की तरफ भारत में आ रहे हैं। पूर्व की तरफ जब हम आएंगे तो समय बच्चों बढ़ेगा, और 1 डिग्री देशांतर को पार करने पर 4 मिनट समय जब पूर्व की तरफ जाएंगे तो बढ़ेगा, पश्चिम की तरफ आएंगे तो घटेगा। तो मेरे दोस्त, अपना भारत जो है वो पूर्वी गोलार्ध में है देशांतरों की दृष्टि से। जब हम देशांतरों की दृष्टि से देखें तो अपना भारत पूर्वी गोलार्ध में है। तो भारत का जो मानक समय होगा, ये जो 5.5 GMT है, ये हमें क्या बताता है कि भारत का जो मानक समय होगा, भारत का जो मानक समय होगा वो ग्रीनविच समय से, ग्रीनविच समय से बच्चों 5.5 घंटे आगे होगा, आगे होगा। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, और इस क्वेश्चन का जो बच्चा आंसर दे देगा समझ लीजिएगा उसका ये टॉपिक कवर है, कंप्लीट है। और जिसको बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा वो अच्छे से इसकी फिर क्या कर लेगा, रिवीजन कर लेगा। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, चलो यहीं पे पूछ लेता हूं। क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पाकिस्तान अपना समय कितने डिग्री देशांतर से लेता है? पाकिस्तान अपना समय कितने डिग्री देशांतर से बच्चों निर्धारित करता है? फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। निर्धारित करता है। तो जो बच्चा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे देगा समझ लीजिएगा उसके ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। और जिसने नहीं दिया बच्चों, इसका मतलब फिर उसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई रोहित, कोई दिक्कत नहीं है यार, इंग्लिश में भी लिख दिया करेंगे, चलो ठीक है ना। इंग्लिश में मैं, आप मेरे से है ना कोई टर्म पूछ लिया करो, पूरा का पूरा इंग्लिश में लिखना तो देखिएगा फिर आपका समय निकलेगा। बहुत नजदीक है आपका एग्जाम। जैसे अक्षांश को लैटिट्यूड बोलते हैं, देशांतर को बच्चों लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, डिग्री को डिग्री ही बोलते हैं, ठीक है, पाकिस्तान को पाकिस्तान बोलते हैं, मानक समय को स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, ग्रीनविच को ग्रीनविच बोलते हैं, समय क्षेत्र को टाइम जोन बोलते हैं। तो बेसिक बेसिक शब्द है मेरे दोस्त रोहित, कोई दिक्कत नहीं, मजाक कर रहा हूँ वो तो। तुम्हारा मन करे तुम यार बोलो, भाई बोलो, ठीक है, बस जेंडर मत बदल देना, कहीं तुम बहन बोलना शुरू कर दो, ठीक है। हाँ, भाई बोलो, सर बोलो, कुछ भी बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मैं मजाक मजे लेता रहता हूँ, वैसे बुरा भरा कुछ नहीं मानते। हरियाणा का बंदा बच्चों कहाँ बुरा मानता है, तुम्हें पता ही होगा। सारे के सारे बच्चे बताएगा, आंसर दीजिएगा। अब देखिएगा, पाकिस्तान का जो समय है ना, पाकिस्तान का जो समय है वो भारत के समय से आधा घंटा पीछे है बच्चों, आधा घंटा पीछे है। यानी कि जब अपने अब समय हुआ है लगभग 7:45 का, तो पाकिस्तान में समय हुआ है 7:15। ठीक है ना। तो पाकिस्तान हमसे जो है वो आधा घंटा क्या है, पीछे है। और आधा घंटे का मतलब 30 मिनट है, और 30 मिनट को यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 डिग्री आएगा। तो मेरे दोस्त, हम यदि समय ले रहे हैं 82 डिग्री से, तो फिर 30 मिनट पीछे है, तो 30 मिनट का मतलब 7 डिग्री पीछे है। तो 82 में से 7 आप करोगे, 82 में से मेरे दोस्त 7.5 यदि आप माइनस करोगे तो 82 में से 7 गए, कितने होंगे? 82 में से 7 गए बच्चों 75 डिग्री, ठीक है, 75 डिग्री से। तो पाकिस्तान अपना जो समय निर्धारित करेगा बेटा, वो कितने डिग्री से? 75 डिग्री से, ठीक है। और जब आधा घंटा पीछे है तभी तो बच्चों पाकिस्तान अपना जो स्वतंत्रता दिवस है वो 15 अगस्त को नहीं बल्कि 14 अगस्त को मनाता है, 14 अगस्त को। क्योंकि पाकिस्तान को जो जमीन मिली थी वहां मेरे दोस्त 15 अगस्त हुआ ही नहीं था,
वो जमीन के ऊपर 14 अगस्त ही हुआ था, क्योंकि रात को 12 बज के कुछ मिनट पे अपने को आजादी मिली थी। तो अपने दिल्ली के अंदर तो 15 अगस्त हो गया था, लेकिन वो जमीन जो पाकिस्तान को मिली वहां आधा घंटा समय पीछे था, तो वहां 12 बजे ही नहीं थे। तो बच्चों तारीख 14 अगस्त चल रही थी, तो उन पाकिस्तानियों ने बोला कि हमारा जो क्षेत्र है वो तो 14 को ही हमें मिल चुका, 15 को तो दिल्ली वालों को दिल्ली मिला है। तो बच्चों उन्होंने अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। ठीक है, तो आज अपना ये टॉपिक होता है कंप्लीट अक्षांश और देशांतर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और डेली एक टॉपिक हम कंप्लीट किया करेंगे। अब समय की बाउंडेशन खत्म होगी मेरे दोस्त, 1 घंटा हो, 45 मिनट हो, सवा घंटा हो, 1.5 घंटा हो, 2 घंटा हो, टॉपिक कंप्लीट करके ही दम लिया करेंगे। ठीक है, चलेगा बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को, जय हिंद।